नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजोन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं डीडी व्यास। एग्रीकल्चर के अपने 3 शाखाओं की बात करते हैं अपन मुख्यतया जेट के लिए। से बात करें अपन एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इन तीनों शाखाओं की बात करें अगर जेट के परिप्रेक्ष्य में तो एग्रोनॉमी है, इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। हॉर्टिकल्चर में से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 15 क्वेश्चन। और एनिमल हस्बेंड्री में से कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन। ध्यान रखना, जैसे अपन 10th क्लास में पढ़ते थे तब अपने मैथ वाले सर बोलते थे कि अगर मैथ एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अपन सारे सही कर सकते हैं, यानी पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। वही बात अगर अपने एग्रीकल्चर के लिए किसी सब्जेक्ट की बात करें, किसी ब्रांच की बात करें, तो वो ब्रांच कौन सी है भाई? एनिमल हस्बेंड्री। कौन सी है? एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन विज्ञान। ये जो पशुपालन विज्ञान है बहुत ही आसान है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा। अगर अपन इसे समझेंगे नहीं तो ध्यान रखना, इन दोनों की अपेक्षा, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर की अपेक्षा सबसे कठिन भी कौन है भाई? एनिमल हस्बेंड्री। तो अपने को केयरफुली एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अध्ययन करना है। तो बात करें अगर अपन एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन विज्ञान की, कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा? जेट में कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, सुपरवाइजरी में कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तरीके से अपन जितने भी अभी अपन तैयारी करेंगे, आप सभी क्रैश कोर्स ले रखे हो, सभी का उद्देश्य है कि आने वाले एक महीने के बाद में एग्जाम होने वाला है, तो उस एग्जाम में अपना सिलेक्ट होना, ये उद्देश्य सभी का है। तो अपने को प्रेजेंट टाइम पे केवल उन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो बार बार या तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं या एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपने को ज्यादा डिटेल से बात नहीं करनी है क्योंकि अभी अपने पास टाइम क्या है? कम है। चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। पशुपालन। देखिए, जो पशुपालन की बात करें, खुद बता रहा है कि किसका पालन कर रहा है? पशुओं का पालन कर रहा है। किसका पालन कर रहा है भाई? पशुओं का पालन कर रहा है। बात करें इसकी परिभाषा की, ध्यान रखना, अपने एक तरीके से कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे हैं, यानी इसमें किसी प्रकार की अपने कोई थ्योरेटिकल पार्ट तो आएगा नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि पशुपालन की परिभाषा लिख के बताओ है। अपने को केवल ध्यान क्या रखना है कि जो इनकी परिभाषा है, यानी पशुपालन में अपने किस किस का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे खुद ही बता रहा है कि किसका पालन कर रहे हैं? अपने पशुओं का। लेकिन पशुओं का पालन किस तरीके से किया जाएगा? एक तरीके से इसकी वैज्ञानिक परिभाषा, जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, वो क्या है? अगर उसकी बात करें तो पशुपालन परिभाषा की बात कर लेते हैं अपन। पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है, पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पशुओं के उचित पोषण, संतुलित आहार, देखभाल के साथ साथ प्रजनन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पशुपालन विज्ञान कहलाती है। पशुपालन विज्ञान कहलाती है। अब अपने को ध्यान क्या रखना है? अमूमन अपने अगर कहीं पे भी आपने परिभाषा पढ़ी होगी तो आपने ये देखा होगा कि पशुओं का लालन पालन करना या उचित पोषण करना। लेकिन ध्यान रखना, जब तक अगर अपने इस डेफिनेशन में ये प्रजनन संबंधित क्रियाओं की बात नहीं करेंगे, प्रजनन संबंधित क्रियाओं की बात नहीं करेंगे, तब तक पशुपालन की जो परिभाषा है वो क्या है भाई? अधूरी है। तो अपने को ध्यान रखना है, अपने को एक और बात ऐड करनी है इसमें, जो आप परिभाषा पढ़ते हो उसमें अपने को ऐड क्या करना है? प्रजनन संबंधित क्रियाएं, इनको भी अपने को क्या करना है? ऐड करना है। आगे बात करें
इसी पशुपालन विज्ञान में, इसी पशुपालन विज्ञान में अपन पढ़ते हैं एक वेटेनरी, एक तरीके से अपने इसी की शाखा बोल सकते हैं, वेटेनरी या पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान। अब देखिए जो पशुपालन, जो एनिमल हस्बेंड्री है और जो वेटेनरी है, इन दोनों में अंतर क्या है? पशुपालन में तो अपन क्या कर रहे थे, केवल उसके लालन पालन और प्रजनन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर वेटेनरी में अपन क्या करेंगे, उससे संबंधित जो रोग है, उससे जो पशुओं से संबंधित जो रोग है उनका अपन अध्ययन है, यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो क्रियाओं का जो अपन अध्ययन करेंगे वो किसमें करेंगे, अपने पशु चिकित्सा विज्ञान में। अगर बात करें राजस्थान की, किसकी बात करें भाई, राजस्थान की, तो राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय, महाविद्यालय का मतलब कॉलेज। अगर इसकी बात करें तो वो कहां पे बना था भाई, बीकानेर में। कहां पे बना था, बीकानेर में। इसी महाविद्यालय को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, विश्वविद्यालय में। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है भाई, विश्वविद्यालय में, जिसका नाम क्या रखा, राजूवास। क्या नाम रखा भाई, राजूवास। फुल फॉर्म की बात करें, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस। इसकी स्थापना कब हुई भाई, 2010 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 2010 में। और कहां पे हुई, बीकानेर में। कहां पे हुई भाई, बीकानेर में। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है, अगर महाविद्यालय पूछे तो वो भी राजस्थान का प्रथम कहां बना था, बीकानेर में। और अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय भी कहां पे बना है, बीकानेर में। और स्थापना कब हुई, 2010 में। स्थापना कब हुई भाई, 2010 में। आप सभी जानते हैं कि भारत क्या एक कृषि प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान देश क्यों बोला है अपने, क्योंकि भारत की जो कुल जनसंख्या है उस कुल जनसंख्या का लगभग 60 से 65%, कितना भाग भाई, 60 से 65% भाग केवल और केवल किस पे आधारित है, कृषि पे। किस पे आधारित है, कृषि पे। इसीलिए अपन ने भारत को क्या बोला है, कृषि प्रधान देश। अगर राजस्थान की बात करें अपने, तो राजस्थान का लगभग 65 से 70% भाग उसकी जो आजीविका है वो किस पे निर्धारित है, कृषि पे। ध्यान रखना इस बात का। तो इसीलिए अपने देश में सबसे ज्यादा अपन बढ़ावा किसको देते हैं, कृषि को देते हैं। और कृषि में जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो पशुपालन विज्ञान है, या जो पशु चिकित्सा विज्ञान है, या और जो अन्य शाखाएं हैं, वो सारी किस में आ रही है, एग्रीकल्चर में। आगे बात करें अपने इससे संबंधित शब्दावली, यानी जहां से अपने क्वेश्चन पूछता है। बात करें पशुपालन से संबंधित शब्दावली, एक एक जो शब्दावली, एक एक जो परिभाषा है, एक एक जो शब्द है, उसका अपने को मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर शब्दावली की बात करें तो पहला शब्द है वर्ण। वर्ण, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोल दे भाई, सिलेक्शन। वर्ण, जिसको अपन हिंदी में क्या बोल दे, तो इंग्लिश में क्या बोल दे अपन, सिलेक्शन। नाम से पता चल गया होगा कि वर्ण या सिलेक्शन, इसकी परिभाषा क्या होगी। अपन कोई पशुओं का झुंड है, ठीक है, उस पशु के झुंड में से जो स्वस्थ पशु है या जो उत्तम पशु, उत्तम पशु का मतलब क्या, अगर अपना उद्देश्य है दूध उत्पादन के लिए तो अपन केवल कौन से पशुओं को सेलेक्ट करेंगे, दुधारू पशुओं के लिए। अगर अपना उद्देश्य है मांस उत्पादन के लिए तो अपन केवल किसको सेलेक्ट करेंगे, जिनका अच्छा मांस उत्पादन होता। अपना उद्देश्य है कृषि कार्य के लिए, तो जिस प्रकार का अपना उद्देश्य होता है उसी उद्देश्य के अनुसार झुंड में से उत्तम एवं स्वस्थ, ध्यान रखना है, पशुओं के झुंड में से, पशुओं के झुंड में से उत्तम एवं
स्वस्थ पशुओं का चयन करना, पशुओं के झुंड में से उत्तम एवं स्वस्थ पशुओं का चयन करना क्या कहलाएगा भाई? वर्णीय सिलेक्शन। क्या कहलाएगा? वर्णीय सिलेक्शन। नेक्स्ट बात करें अपने अगली जो शब्दावली है नंबर 2 पे, अगली शब्दावली अपनी निष्कृष्टनीय कलिंग। निष्कृष्टनीय कलिंग, निष्कृष्टनीय कलिंग। अब देखिए जो कलिंग है इसकी परिभाषा क्या होगी? एक तो अपन ने देखा सेम जो वर्ण है उसी का ही अपन दूसरा रूप किसको बोल सकते हैं? निष्कृष्टनीय कलिंग को। किसको बोल सकते हैं भाई? निष्कृष्टनीय कलिंग को। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अपने यहां पे जो सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने एक उत्तम एवं स्वस्थ पशु का कर रहे हैं, और निष्कृष्टनीय कलिंग का मतलब क्या होता है? एक अवांछनीय पशु। आपने खरपतवार की परिभाषा पढ़ी होगी। जो अवांछनीय पौधे हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? जो बिना बोए ही उग जाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? खरपतवार। तो एक तरीके से ये पशुपालन में क्या है भाई? खरपतवार। तो अवांछनीय पशुओं को अलग करना, अवांछनीय पशुओं को अलग करना। कहने का मतलब क्या है? जैसे अपन दूध के उद्देश्य से पशुपालन कर रहे हैं, अपने पास 4 भैंस है या 4 गाय है, उनमें से अपने को पता है कि केवल अभी 2 भैंस या 2 गाय है, वही क्या दे रही है? दूध दे रही है। ठीक है, अब 2 भैंस या 2 गाय दूध दे रही है तो अपन केवल क्या करेंगे? उनको अलग रखेंगे, और जो दूध नहीं दे रही उनको अपन क्या करेंगे? अलग रखेंगे। तो ये परिभाषा तो किसको बताएगी? निष्कृष्टनीय कलिंग को। लेकिन अपन जो खरीदने जा रहे हैं, जो सिलेक्शन करने जा रहे हैं, वो अपन किसका कर रहे हैं? उन 4 भैंसों का कर रहे हैं, क्योंकि 4 भैंसों का उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वर्णीय सिलेक्शन। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? वर्ण का मतलब तो हुआ कि अपना क्या उद्देश्य है। वहां अपन ये नहीं देखेंगे कि अगर दूध के लिए ले रहे हैं तो ये अभी दूध दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, अपना उद्देश्य क्या होगा? कि केवल दुधारू पशुओं को अलग करना। यहां पे निष्कृष्टनीय कलिंग का उद्देश्य क्या है? कि उस समय वो दूध दे रही या नहीं दे रही। समझ में आएगी बात? चलो नेक्स्ट परिभाषा की बात करें, डॉकिंग। अगली शब्दावली है डॉकिंग। हाँ, मोस्ट कर लेना भाई। डॉकिंग है वो जेट 2015 जेट 2018 इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है कि डॉकिंग कौन से पशु से संबंधित है। सबसे पहले अपने को पशु का पता होना चाहिए कि कौन से पशु से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? इसकी परिभाषा क्या है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डॉकिंग करने का उत्तम समय क्या है। 3 बात बताई मैंने, संबंधित पशु, इसकी परिभाषा, और तीसरी क्या बात बताई कि इसकी संबंधित आयु क्या होगी उस पशु के लिए। अगर बात करें अपने डॉकिंग के लिए तो ध्यान रखना डॉकिंग वो किससे संबंधित है? भेड़ से। यानी भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया, भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाएगी? डॉकिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डॉकिंग। एक ध्यान रखना डीबिकिंग होता है, अभी आगे नेक्स्ट बात करेंगे अपने। एक तो होता है डीबिकिंग, एक होता है डॉकिंग। डॉकिंग का क्या मतलब है कि जो भेड़ों में अपन जो पूंछ काटेंगे उस क्रिया को अपन ने क्या बोला? डॉकिंग बोला। समझ में आ गई बात? चलो आगे बात करें कि डॉकिंग के लिए जो उपयुक्त आयु है, आयु किसकी? भेड़ की, क्योंकि कौन से पशु से संबंधित है? भेड़ से। तो उपयुक्त आयु क्या हो जाएगी? 1 से 2 सप्ताह है या 7 से 15 दिन। यानी जब भेड़ के अगर कोई बच्चा हो रहा है, उसकी बच्चा हो रहा है, अब वो बच्चा है, ठीक है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन। तो अपन उसे उसकी जो पूंछ काटने की जो क्रिया है उसे अपन क्या शब्दावली में रखेंगे? डॉकिंग शब्दावली में। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डॉकिंग करते क्यों है? चलो इसकी भी बात करते हैं। आप सभी ने भेड़ का एक अन्य नाम पढ़ा होगा, परजीवियों का म्यूजियम। क्या नाम पढ़ा आपने? परजीवियों का म्यूजियम। अब परजीवियों का म्यूजियम क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर जो परजीवी वो क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। अगर पूंछ लंबी होगी जमीन को छुएगी, जमीन को छूने से जो परजीवी है
वो उस जमीन से पूछ के सारे कहाँ पे आ जाएंगे, बेड पे आ जाएंगे। अब इस परजीवियों से अपने को क्या प्रॉब्लम होगी, एक तो जो बेड है सबसे ज्यादा परजीवी नुकसान करते हैं बेड की ऊन की क्वालिटी को, समझ गए बात को, जो ऊन की गुणवत्ता उसे क्या करेंगे भाई, ये खराब करेंगे। और अपने को पता है कि जो भेड़ पालन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यानी जिसमें अपने को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, वो किससे मिलता है, ऊन उत्पादन से। अगर ऊन उत्पादन ही खराब हो जाएगा तो अपना जो भेड़ पालन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा, सही नहीं रहेगा। तो समझ में आ गई बात। डॉकिंग यानी भेड़ों में पूंछ काटने की क्रिया, संबंधित पशु पूछे तो भेड़, परिभाषा पूछे तो पूंछ काटने की क्रिया, और समय पूछे तो 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन। कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अपन ने बोला कि भेड़ क्या है, परजीवियों का म्यूजियम। क्या है भाई, परजीवियों का म्यूजियम। आगे बात करें अगला, फ्लशिंग, अगली शब्दावली है फ्लशिंग या स्टीमिंग अप। फ्लशिंग या स्टीमिंग अप, देखिए इसका मतलब क्या होता है। सीधी सीधी बात करें, प्लसिंग यानी अपन क्या करें, प्लस कर रहे हैं। अब प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। यानी जो गर्भित पशु है, समझ रहे हो बात, उन गर्भित पशुओं को अतिरिक्त आहार देना। गर्भित पशुओं को क्या करना भाई, अतिरिक्त आहार देना, वो क्या कहलाएगा, प्लसिंग या स्टीमिंग अप। क्या कहलाएगा भाई, प्लसिंग या स्टीमिंग अप। अगर बात करें अपन गाय भैंस की, तो गाय भैंस अगर जब 5 से 6 महीने की उसके गर्भित हो जाती है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उनको अतिरिक्त आहार देते हैं। यानी अपन ये बोल लें, गर्भित पशु को, या ये बोल दे गर्भित मादा को मादा को अतिरिक्त आहार देने की क्रिया, अतिरिक्त आहार देने की क्रिया क्या कहलाएगी, प्लसिंग या स्टीमिंग अप। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसका उद्देश्य से तो पता होना चाहिए। अपने परिवार एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए। बात करें प्लसिंग या स्टीमिंग अप के उद्देश्य की, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि अगर गर्भित पशु है तो उसे क्या होगा, पोषण, यानी जो संतुलित पोषण है, जो न्यूट्रिएंट है, जो तत्व है, उनकी क्या होगी, आवश्यकता ज्यादा होगी। क्योंकि मादा से किसको जा रहा है, वो सब कुछ बच्चे को। यानी एक स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ माता और स्वस्थ बच्चे के लिए अपन क्या करें, उनको एक अतिरिक्त आहार दे रहे हैं, यानी उनका जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहे। तो उस क्रिया को अपन ने क्या बोला भाई, प्लसिंग या स्टीमिंग अप। क्या बोला, प्लसिंग या स्टीमिंग अप। अभी जो अपन नेक्स्ट शब्दावली की बात करें, अभी अपन बात करें तो डॉकिंग में, और डॉकिंग में मैंने एक शब्द का और जिक्र किया था, डीबीकिंग। किसका बात किया था भाई, डीबीकिंग। तो अब अपन बात करेंगे किसकी, डीबीकिंग। वही बात है, क्वेश्चन नॉर्मल पूछा हुआ है कि डीबीकिंग कौन से पशु से संबंधित है या कौन से पक्षी से संबंधित है, पहला क्वेश्चन। इसकी परिभाषा, और ध्यान रखना है इसकी जो उपयुक्त आयु है वो, और इसका कितना पार्ट। यानी अभी अपन बात करेंगे डीबीकिंग की। डीबीकिंग की बात करें तो मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया, मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाएगी भाई, डीबीकिंग। क्या कहलाएगी, डीबीकिंग। ध्यान रखना, मुर्गियों में जो अपन जो चोंच काट रहे हैं उस क्रिया को क्या बोल रहे हैं, डीबीकिंग। अब जो काटने का जो एक माप है, जो पैमाना है, वो क्या है। सबसे पहले बात करें डीबीकिंग कौन से यंत्र से करेंगे, यानी ये जो चोंच है वो कौन से यंत्र से काटेंगे, उसका तो नाम क्या हो जाएगा, डीबीकिंग यंत्र। क्या नाम हो जाएगा भाई, डीबीकिंग यंत्र। ठीक है। बात करें इसके माप की, तो जो ऊपरी चोंच है, ऊपरी चोंच का तो कितना भाग काटेंगे अपने, 1/4 भाग। मोस्ट का लेना भाई, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे सुपरवाइजर की बात करें, चाहे जेट की बात करें, चाहे बीएचयू की बात करें, या आईसीआर की बात करें, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डिबेकिंग में ऊपरी भाग कितना काटेंगे, यानी जो ऊपरी चोंच है उसका कितना भाग काटेंगे, तो कितना भाग काटेंगे 1/4 भाग। और जो निचली चोंच है, निचली चोंच, उसका कितना भाग काटेंगे 1/8 भाग। कितना भाग काटेंगे भाई 1/8 भाग। बात करें अगर समय की जो डिबेकिंग है वो कब करते हैं, तो ध्यान रखना डिबेकिंग कब करते हैं भाई 1 माह की उम्र में। कितनी उम्र में 1 माह की उम्र में, यानी अपने ये बोल सकते हैं कितने दिन 30 दिन। लेकिन अगर बात करें चूजों की, किसकी बात करें चूजों की, चूजों का मतलब क्या, मुर्गियों के जो बच्चे हैं अगर उनमें अगर अपने को डिबेकिंग करनी है, ध्यान रखना इस बात का, अगर चूजों में अपने को अगर डिबेकिंग करनी है तो चूजों में डिबेकिंग करने के लिए जो उपयुक्त जो समय होगा वो क्या होगा भाई 7 दिन। क्या होगा 7 दिन। अगर वेस्ट में करना है यानी चूजों के बाद में करना, जब चूजे तौर से वेस्ट हो जाए तो उनके लिए तो उम्र क्या होगी 1 माह। लेकिन अगर स्पेशली चूजों के लिए पूछे तो चूजों के लिए उम्र कितनी होगी 7 दिन। कितनी होगी भाई 7 दिन। अब बात करें इसके उद्देश्य की कि जो डिबेकिंग है वो क्यों करते हैं। चलो, एक तो इसका उद्देश्य होता है, डिबेकिंग का मुख्य उद्देश्य कि अपन जो आहार देते हैं तो वो आहार आसानी से ग्रहण कर ले, क्योंकि डिबेकिंग करने के बाद जो मुर्गी की जो चोंच है वो क्या बन जाती है, एक चम्मच जैसी आकृति में बन जाती है। कैसी आकृति में बन जाएगी भाई, चम्मच जैसी आकृति में। तो वो क्या होगी, उसके आहार ग्रहण करने में जो दाना देते हैं ना अपन, वो दाना ग्रहण करने में क्या होगी, आसानी होगी। दूसरी बात, अपन इसी से संबंधित एक क्रिया है कैनाबोलिज्म, आगे देखेंगे अपन कैनाबोलिज्म। तो कैनाबोलिज्म में क्या करते हैं कि दो मुर्गियां वो आपस में चोंच से एक दूसरे को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो उस नुकसान से बचने के लिए, यानी एक दूसरे को वो चोट नहीं पहुंचाए, घायल नहीं करे, उससे बचने के लिए भी अपन कौन सी क्रिया करते हैं भाई, डिबेकिंग करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, डिबेकिंग क्रिया करते हैं। नेक्स्ट शब्दावली की बात करें डिबेकिंग के बाद में, अगली जो शब्दावली वो है कैनाबोलिज्म। कौन सी है भाई, कैनाबोलिज्म। अभी मैंने जिक्र किया कि कैनाबोलिज्म है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या परिभाषा की बात की। जो मुर्गियां, सबसे पहले तो यह ध्यान रखना आपको हर एक परिभाषा में कि वो कौन से पशु से संबंधित या कौन से पक्षी से संबंधित है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। क्योंकि अगर अपने को पशु या पक्षी का पता नहीं होगा तो अपना परिभाषा सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। बात करें अगर कैनाबोलिज्म की, तो कैनाबोलिज्म का मतलब क्या हुआ कि मुर्गियों के द्वारा एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना। मुर्गियों के द्वारा एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाएगा भाई, कैनाबोलिज्म। क्या कहलाएगा, कैनाबोलिज्म। अब ये जो एक दूसरे को जो चोंच मार रही है उसका भी कारण है, उनको कोई मजा तो नहीं आ रहा है एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में। इसका कारण क्या है कि जब अगर अपना आहार है उसमें किसकी कमी होगी भाई, NaCl की, यानी जो साधारण नमक है अगर उसकी कमी हो जाएगी, या बात करें किसकी कमी, कैल्शियम की कमी। किसकी कमी भाई, कैल्शियम की कमी। या तो NaCl की क्या होगी, कमी होगी, या किसकी कमी होगी, कैल्शियम की कमी। तो इनकी कमी होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करती है, चोंच मारती है। और इससे बचने के लिए इसी से पहले अपने एक शब्दावली देखी थी, कौन सी, डिबेकिंग। तो वो डिबेकिंग करने का मुख्य उद्देश्य भी क्या होता है कि ये जो कैनाबोलिज्म के कारण एक दूसरे को जो नुकसान पहुंचा रही है वो नुकसान क्या हो जाए, कम हो जाए। समझ में आ गई बात। कैनाबोलिज्म का ध्यान रखना है कि मुर्गियों के द्वारा एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करने की क्रिया वो किसके कारण हो रही है कि आहार में किसकी कमी हो, NaCl की या कैल्शियम की कमी हो। अगर यह कमी होती है तो आपस में मुर्गियां एक दूसरे को क्या मारेगी भाई, चोंच मारेगी। क्या मारेगी, चोंच मारेगी। और जो ये चोंच मारने की जो क्रिया है इसे अपन ने क्या नाम दिया, कैनाबोलिज्म। और इससे बचने के लिए अपने कौन सी क्रिया की, डिबेकिंग। कौन सी क्रिया की भाई, डिबेकिंग। चलो नेक्स्ट शब्दावली की बात करते हैं, डीवर्मिंग।
डी वर्मिंग। अब देखिए डी वर्मिंग, आप सभी ने स्कूलों के टाइम पे देखा होगा कि पेट के कीड़े मारने के लिए अपने को टेबलेट देते थे, ठीक है। तो वो टेबलेट क्या है, एक वर्म यानी जो एक हानिकारक है उसे मारने की क्रिया है। डी वर्मिंग का डी का मतलब क्या होता है हमेशा, अगर इंग्लिश में डी का मतलब देखें तो डी का मतलब क्या होता है, डिलीट करना। वर्मिंग यानी वर्म, ठीक है। अब ये जो है मुख्यतः अपने किसमें करते हैं, मुर्गियों में, इसमें करते हैं भाई। संबंधित पशु क्या हो गया डीवर्मिंग का, मुर्गियां, यानी उनको मुर्गियों को उनके पेट व आंत्र में, मुर्गियों को उनके पेट व आंत्र, आंत्र का मतलब आंत, उनके पेट व आंत्र में जो कृमि पाए जा रहे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो पेट दर्द होता है ना, ज्यादा मिट्टी खाने से अपन देखते हैं कि जो अपने बछड़ा होता है या छोटा होता है, अगर उसे वो ज्यादा मिट्टी खा ले, ठीक है, उसके पेट दर्द या दस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे किसके कारण होते हैं, वर्म के कारण। किसके कारण होते हैं भाई, वर्म के कारण। समझ में आ गई बात। तो मुर्गियों में क्या करें, अपने पेट व आंत्र की सफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, उनको दवाई पिलाते हैं, यानी उनसे क्या होगा, दस्त होगा, यानी जो वर्म है वो क्या होंगे, एक तरीके से शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो उस क्रिया को अपने नाम क्या दिया भाई, डीवर्मिंग। क्या नाम दिया, डीवर्मिंग। अब ध्यान रखना है, डीवर्मिंग के लिए जो टीका लगाएंगे, डीवर्मिंग के लिए जो टीका लगेगा उस टीके का समय क्या है। तो टीके का पहला समय तो क्या होता है, जो प्रथम अपन टीका लगा रहे वो तो किस उम्र में लगाएंगे, 4 से 5 माह की उम्र में। किस उम्र में लगाएंगे भाई, 4 से 5 माह की उम्र में। और जो दूसरा टीका लगाएंगे, दूसरी जो डोज देंगे टीके की, उसकी उम्र क्या होगी, 6 माह का समय क्या होगा भाई, 6 माह। यानी जो प्रथम टीका, ये तो क्या हो गया प्रथम टीका, और ये क्या हो गया दूसरा टीका। तो इन दोनों के बीच में लगभग जो अंतराल रखा जाता है, हाँ अभी वैक्सीन करवा रहे हो हैं, बोलते ना कि अगर आपने कोविशील्ड लगा दी तो 84 दिन के बाद में क्या लगेगी, दूसरी डोज। तो वही बात है कि इन दोनों में अंतर लगभग कितने दिनों का रखा जाता है, तो लगभग कितने दिनों का रखा जाता है भाई, 45 दिन का। कितने दिन का अंतर रखते हैं अपने, 45 दिन का। इतना आपसे डीप नहीं पूछेगा कि कितने दिन का अंतर रखते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि प्रथम टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, कितनी उम्र में लगाया जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, इसके बाद में अगर जो अपन टीके का जो अंतराल रखेंगे वो कितना रखते हैं, 20 से 22 दिन। कितना रखते हैं भाई, 20 से 22 दिन। चलो नेक्स्ट शब्दावली की बात करते हैं। अगली शब्दावली है केपोनाइजेशन। हाँ भाई, मोस्ट कर लेना सुपरवाइजर 2018 जेट 2019 जेट 2013। ये मान के चलिए कि अगर मुर्गियों में शब्दावली से क्वेश्चन पूछेगा तो 101% सबसे पहले इसी शब्द को पूछेगा, केपोनाइजेशन। अगली शब्दावली क्या है, केपोनाइजेशन, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदियाकर्त या कस्सीकरण। क्या बोलते हैं भाई, बंदियाकर्त या कस्सीकरण। जो सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो इतना ही पूछते हैं कि केपोनाइजेशन कौन से पशु या कौन से पक्षी से संबंधित है। तो सबसे पहले ध्यान रखना अपने को, केपोनाइजेशन किससे संबंधित है भाई, मुर्गियों से। किससे संबंधित है, मुर्गियों से। नेक्स्ट बात करें, इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा है कि जो नर मुर्गे हैं, कौन से मुर्गे, नर मुर्गों की शुक्र ग्रंथियों, नर मुर्गों की शुक्र ग्रंथियों को बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया। जो नर मुर्गे हैं अगर उनकी अपन शुक्र ग्रंथि है, यानी जहां से शुक्राणु बनते हैं उसे अपन बाहर निकाल रहे हैं, तो उसे अपन ने क्या नाम दिया भाई, केपोनाइजेशन। क्या नाम दिया, केपोनाइजेशन। इस बात का ध्यान रखना है। और जो बंदियाकर्त जो मुर्गा होगा, यानी जिसमें अपन ने क्या कर दी, केपोनाइजेशन की क्रिया कर दी, जिसमें अपन ने क्या कर दी भाई, केपोनाइजेशन की क्रिया कर दी। तो ये जो केपोनाइजेशन की क्रिया है
उसके करने के बाद वो जो मुर्गा है, जो बंदियाकृत मुर्गा है, उसे अपन क्या बोलेंगे? केपेन। क्या बोलेंगे भाई? केपेन। ध्यान रखना है, जो बंदियाकृत मुर्गा है उसे अपन क्या बोलेंगे? केपेन। लेकिन उसको बंदियाकरण करने की जो क्रिया है उसे अपन क्या नाम देंगे? केपोनाइजेशन। क्या नाम देंगे भाई? केपोनाइजेशन। समझ में आ रही है बात? बंदियाकृत मुर्गा है उसे अपन ने क्या बोला? केपेन। लेकिन जो उसको बंदियाकृत करने की जो क्रिया है उसे अपन ने क्या नाम दिया? केपोनाइजेशन। क्या नाम दिया भाई? केपोनाइजेशन। समझ में आ गई बात? चलो, अब यहां पे ये तो बात कर ली अपने नर मुर्गों को, लेकिन अगर इसी में बात करें आगे अपने, लेकिन अगर अपने जो मादा मुर्गियां हैं उनका अगर अंडाशय या अंड ग्रंथि है उसे अपन बाहर निकाल लें तो उसे अपन क्या बोलेंगे भाई? अपनयन। यानी अगली शब्दावली क्या आएगी? अपनयन। क्या शब्दावली है भाई? अपनयन। यानी मादा मुर्गियों से अंड ग्रंथियों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी? अपनयन। क्या कहलाएगी? अपनयन। ध्यान रखना है। आगे बात करें कि अपन ने जो केपोनाइजेशन किया है, क्या किया है भाई? केपोनाइजेशन किया है। तो वो जो केपोनाइजेशन है उसके लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं? कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं? किसके लिए? केपोनाइजेशन के लिए। किसके लिए भाई? केपोनाइजेशन के लिए। ये तोड़ साक ध्यान रखना है। वैसे इतना डीप आपके जेट में पूछता नहीं है, लेकिन अपने को डिटेल पता होनी चाहिए कि केपोनाइजेशन के लिए अपन कौन से हार्मोन का यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, उस हार्मोन का नाम क्या होगा? डाई इथाइलिन सिस्टल वैक्यूल। डाई इथाइलिन सिस्टल वैक्यूल। यह हार्मोन किसके काम में आता है? केपोनाइजेशन करने के काम में। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर नर मुर्गे से शुक्र ग्रंथियां निकालनी है तो वो क्या कहलाएगा? केपोनाइजेशन। लेकिन अगर मादा मुर्गी से अंड ग्रंथियों को बाहर निकालना है तो उस क्रिया को अपन ने क्या बोला भाई? अपनयन। क्या बोला? अपनयन। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट शब्दावली की बात करते हैं, ब्रूडिंग। अगली शब्दावली क्या है? ब्रूडिंग। ये सारी शब्दावली किससे संबंधित है भाई? मुर्गी पालन से संबंधित चल रही है ब्रूडिंग। यानी ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? जो 0 से 4 सप्ताह के, कितने सप्ताह के भाई? 0 से 4 सप्ताह है उम्र के चूजों को, 0 से 4 सप्ताह के उम्र के जो चूजे हैं उन्हें अपन क्या बोलेंगे? ब्रूडिंग। क्या बोलेंगे भाई? ब्रूडिंग। और इनको जो जहां पे पाला जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? ब्रूडर हाउस। क्या बोलते हैं भाई? ब्रूडर हाउस। समझ में आ गई बात? जो 0 से 4 सप्ताह उम्र के चूजे होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? ब्रूडर या ब्रूडिंग। ठीक है, उनको जहां पे पाला जाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे? ब्रूडर हाउस। क्या बोलेंगे भाई? ब्रूडर हाउस। तो परिभाषा क्या हो गई? 0 से 4 सप्ताह उम्र के चूजों को पालना। समझ में आ गई बात? क्या कहलाएगा? ब्रूडिंग कहलाएगा। और जहां पे अपन उन्हें पालेंगे वो क्या कहलाएगा? ब्रूडर हाउस। क्या कहलाएगा भाई? ब्रूडर हाउस। अगली परिभाषा की बात करें, रियरिंग। अगली परिभाषा क्या है? रियरिंग। यानी जब ये ब्रूडिंग हो जाएगी, जब ब्रूडर की उम्र क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। उम्र कितनी? अगर 4 से 8 सप्ताह उम्र हो जाएगी। कितनी उम्र हो जाएगी भाई? 4 से 8 सप्ताह है। तो उनको जो पालने, 4 से 8 सप्ताह उम्र के जो चूजे हैं उनको जो पालने की क्रिया उसे अपन ने क्या नाम दिया? रियरिंग। समझ में आ गई क्या बात? फिर रिपीट कर रहा हूं, 0 से 4 सप्ताह उम्र के होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? उसको पालने की जो क्रिया उसे अपन क्या बोलेंगे? ब्रूडिंग। लेकिन अगर उम्र 4 से 8 सप्ताह होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रियरिंग। क्या बोलेंगे भाई? रियरिंग। उसके बाद में बात करें अगली परिभाषा, गोवंश उत्पादन। जब चूजों की उम्र क्या हो जाए? 8 सप्ताह से अधिक, 8 सप्ताह से अधिक, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे? गोवर्स। क्या बोलेंगे भाई? ग्रोवर्स। क्या बोलेंगे? ग्रोवर्स। समझ में आ गई बात? लेकिन ध्यान रखना है, अब क्वेश्चन इसमें से पूछेगा कैसे? इन तीनों परिभाषाओं में से, ब्रूडिंग में से,
रियरिंग में से और ग्रोवर्स में से। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रूडिंग के लिए उपयुक्त उम्र क्या होगी। ठीक है, अपने को इस बात का तो ध्यान रखना ही है, इस उम्र का तो हमेशा याद रखना ही है। ब्रूडिंग का मतलब 0 से 4 सप्ताह, रियरिंग का मतलब 4 से 8 सप्ताह, ग्रोवर्स का मतलब 8 सप्ताह से अधिक। अब ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे कि मुर्गियों में उत्पादन हेतु, मुर्गियों में उत्पादन हेतु अपन कौन सा करेंगे, ब्रूडिंग करेंगे, रियरिंग करेंगे या गोवर्स करेंगे। अरे समझो यहाँ पे बात को, छोटा बच्चा वो उत्पादन कर सकता है, अंडे दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। यानी 0 से 4 सप्ताह की उम्र छोटा बच्चा चूजा है, नहीं देगा। 4 से 8 सप्ताह की तोड़ सा वेस्ट हुआ, नहीं देगा। लेकिन अगर जैसे ही उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 8 सप्ताह से अधिक, ठीक है, 8 सप्ताह से अधिक होगी लगभग। अगर मैं एक बात यहाँ पे बता दूं आपको कि जो मुर्गियां हैं वो 4 माह, 4 से 4.5 माह की उम्र में क्या कर देती है, अंडे उत्पादन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर अपन बात करें मांस के उद्देश्य से, तो मांस के उद्देश्य से जिनकी उम्र 8 से 12 सप्ताह होती है उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, मांस होता है। यानी मांस उत्पादन के लिए कौन सा हो जाएगा, ग्रोवर्स। कौन सा हो जाएगा भाई, ग्रोवर्स। चलो नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं। अगली परिभाषा है निष्कलिकायन। अगली परिभाषा क्या है भाई, निष्कलिकायन। निष्कलिकायन, निष्कलिकायन को और अपन क्या बोलते हैं, डिसबडिंग। क्या बोलते हैं भाई, डिसबडिंग। ठीक है, ध्यान रखना है डिसबडिंग हॉर्टिकल्चर में भी आता है। यानी जो कलिका है उनको निकालने की क्रिया, जो अतिरिक्त शाखाएं हैं उनको निकालने की क्रिया, वो क्या कहलाएगी हॉर्टिकल्चर में, डिसबडिंग। लेकिन यहां पे ऐसा थोड़ी है, अपन बात किसकी कर रहे हैं, पशुपालन की। यानी यहां पे अपन बात किसकी करेंगे, पशुओं की। अब यहां से पशुओं से कौन सी कलिकाएं निकालोगे, अरे किसको, सींगों को। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, निष्कलिकायन या डिसबडिंग की। अगर परिभाषा की बात करें तो पशुओं के छोटे बछड़ों में, छोटे बछड़ों में, ये भी देखेंगे अपन ने कि परिभाषा में छोटे बछड़ा शब्द काम में क्यों लिया है। छोटे बछड़ों में सींगों की वृद्धि को रोकना, सींगों की वृद्धि को रोकना क्या कहलाएगा, निष्कलिकायन। क्या कहलाएगा भाई, निष्कलिकायन। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा सींग बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जो पशु है ज्यादा सींग बड़े होने के कारण उसके गर्दन में, यानी उसको कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, दर्द होता है। इसके लिए जो उम्र पूछता है, ये तो वेरी वेरी मोस्ट कर लेना भाई, 101 पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हो सकता है कि आने वाले आपके एग्जाम में भी ये मिल जाए। तो ध्यान रखना, निष्कलिकायन के लिए जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 4 से 10 दिन। कितनी होगी भाई, 4 से 10 दिन। अगर सप्ताह की बात करें तो सप्ताह कितने हो जाएंगे भाई, 1 से 2 सप्ताह। कितने सप्ताह हो जाएंगे, 1 से 2 सप्ताह। ध्यान रखना निष्कलिकायन के लिए अगर दिन पहुंचे तो दिन तो कितना हो जाएगा, 4 से 10 दिन। लेकिन अगर सप्ताह की बात कर ले तो सप्ताह कितने हो जाएंगे, 1 से 2 सप्ताह। कितने सप्ताह हो जाएंगे भाई, 1 से 2 सप्ताह। किसकी बात करें अपने, निष्कलिकायन की। समझ गए निष्कलिकायन की परिभाषा क्या है, छोटे बछड़े। इसीलिए तो अपने यहाँ पे ये शब्द काम में लिया है, छोटे बछड़े। अरे अगर बड़ा पशु होगा, ठीक है, बड़ा पशु होगा तो बड़े पशुओं में अपन निष्कलिकायन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। केवल अपन क्या करेंगे, उनके सींगों को काटते हैं, जिसकी भी आगे अपन भी परिभाषा में शब्दावली काम में लेंगे। लेकिन अगर अपन क्या कर रहे हैं, जो छोटे बछड़े हैं उनमें जन्म के बाद में ही जैसे सींग, जहां से सींग निकलते हैं, अगर वहां पे अपन किसी रसायन के द्वारा, अभी जिक्र करेंगे रसायन कौन सा काम में लेंगे, या किसी मशीन के द्वारा उसे अपन रोक दें, वहीं पे उन कलिकाओं को बढ़ने नहीं दे, तो उस क्रिया को अपन ने नाम क्या दिया, निष्कलिकायन या डिसबडिंग। क्या नाम दिया रहे, निष्कलिकायन या डिसबडिंग। तो निष्कलिकायन या डिसबडिंग करने के लिए जो उपयुक्त उम्र है, जो आयु है, वो कितनी है, 4 से 10 दिन या 1 से 2 सप्ताह। 4 से 10 दिन या 1 से 2 सप्ताह। इसी से संबंधित एक और क्रिया है जिसकी अपन बात कर लें, सींग रोदन। एक तो अपन ने बात की निष्कलिकायन की, अब बात अपन किसकी कर रहे हैं,
सिंग रोदन की, किसकी कर रहे हैं भाई? सिंग रोदन की, यानी डी हार्निंग, डी हॉर्निंग। क्या हो जाएगा ये? डी हॉर्निंग। हाँ, अब ये जो डी हॉर्निंग है वो अपने किस में कर सकते हैं? बड़े पशुओं में कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं भाई? बड़े पशुओं में, क्योंकि इसकी परिभाषा ही क्या है? सींगों को काटना। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? सींगों को काटना। तो जो सींगों को काटने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? सिंग रोदन। लेकिन जो सींग उग रहे हैं, छोटे बचने हैं, उनमें उसी टाइम पे उनको रोक देना, यानी जो उनकी जो कलिका है उन कलिकाओं को निष्क्रिय कर देना, वो क्या कहलाएगा? निष्कलिकाएं। लेकिन अगर सींगों को काटने की बात आ जाए तो सींगों को काटने के लिए जो अपन शब्दावली काम में लेंगे वो कौन सी लेंगे भाई? सींग रोदन या डी हॉर्निंग। अब ये जो सींग रोदन या जो डी हॉर्निंग कर रहे हैं वो उसके लिए कौन कौन सी विधियां होगी? विधियों की बात करें, सबसे पहले विधि बात करें किससे करेंगे अपने? मशीन द्वारा। किससे करेंगे भाई? मशीन द्वारा। और ध्यान रखना है, ये जो मशीन द्वारा अपन जो सिंग रोदन कर रहे हैं वो केवल किसमें करते हैं? छोटे बछड़ों में। किसमें करते हैं? छोटे बछड़ों में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, अगला है आरी द्वारा। किसके द्वारा? आरी द्वारा। और आरी द्वारा किसमें करेंगे? बड़े पशुओं में। बड़े पशुओं में, यानी इसमें अपन क्या करेंगे? आरी से उनके सींगों को क्या कर देंगे? काट देंगे। और इसमें क्या करेंगे? मशीन द्वारा में। यहां पे कहीं ना कहीं किसका योगदान होता है? क्या काम में लेते हैं अपने? तापमान। क्या काम में लेते हैं भाई? तापमान। यानी जो मशीन द्वारा जो अपन सींग काट रहे हैं वहां के लिए जो उपयुक्त एक घटक है, उपयुक्त एक जो कारक है, वो कारक क्या है? तापमान। और तापमान ध्यान रखना है, डी हॉर्निंग के लिए कितना लेते हैं? 537 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान लेते हैं भाई? 537 डिग्री सेल्सियस। और कितने समय के लिए लेंगे? 2 से 5 सेकंड के लिए। कितने समय के लिए लेंगे भाई? 2 से 5 सेकंड के लिए। समझ गए बात को? यानी जो छड़ है, लोहे की जो छड़ है, एक तरीके से उसी मशीन की बात कर रहे हैं, लोहे की जो छड़ है उसे अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कितने तापमान पे? 537 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। और जो पशुओं के सींग है उनके पास में रखेंगे केवल कितने समय के लिए? 2 से 5 सेकंड के लिए। अगर ज्यादा समय के लिए रखोगे तो उस सींग में से पशुओं के क्या आने लग जाएंगे? ब्लीडिंग, यानी खून आने लग जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो अपने को इसके लिए तापमान है वो कितना याद रखना है? 537 डिग्री सेल्सियस। और समय कितना याद रखना है भाई? 2 से 5 सेकंड। कितना याद रखना है? 2 से 5 सेकंड। तीसरी विधि की बात करें, कास्टिक छड़ द्वारा। कास्टिक छड़ द्वारा। ध्यान रखना है, मोस्ट लेना क्वेश्चन नॉर्मल पूछता है कि सींग रोदन करने की सर्वोत्तम या उपयुक्त विधि। सींग रोदन करने की सर्वोत्तम या उपयुक्त विधि। तो ध्यान रखना, सर्वोत्तम या उपयुक्त विधि कौन सी है रे? कास्टिक छड़ विधि। कौन सी है? कास्टिक छड़ विधि। ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें बात करें अगर रसायन की, तो रसायन है वो क्या ले रहे अपने? कास्टिक सोडा काम में ले रहे। क्या ले रहे अपने? कास्टिक सोडा। यानी यहाँ पे कौन सा ले रहे अपने? KOH रसायन। कौन सा रसायन ले रहे हैं भाई? पोटेशियम हाइड्राइड। कौन सा रसायन काम में ले रहे हैं? पोटेशियम हाइड्राइड रसायन काम में ले रहे। किसमें? कौन सी विधि में? कास्टिक छड़ विधि में। लेकिन ध्यान रखना है इसके लिए कि ये जो विधि है इसके लिए जो उम्र होगी वो कितनी होगी? तो उम्र ध्यान रखना कितनी होगी भाई? 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह के जो पशु हैं उनके लिए उपयुक्त रहेगी। या दिन पूछ ले तो 7 से 15 दिन। कितने दिन हो जाएंगे भाई? 7 से 15 दिन। समझ में आ गई बात? फिर रिपीट कर देता हूं अगर आपकी कंफ्यूज हो रहा है। अपन ने देखा कि उनको सींगों को उगने से ही रोक देते हैं। सींगों को क्या कर रहे हैं अपने? उगने से ही रोक रहे हैं। तो वो तो क्या कहलाएगा? निष्कलिकायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? निष्कलिकायन कहलाएगा। लेकिन अपना बाद में क्या करेगा? सींग उग गए यानी बड़े पशुओं में की बात करें तो उनको काटेंगे, यानी उनको बढ़ने से रोकेंगे, यानी सींगों को काटना, वो क्या कहलाएगा? सींग रोदन। इसके लिए अपने मुख्यतः 3 विधियों की बात की। मशीन द्वारा जो अपन किस में करते हैं? छोटे बछड़ों में। और इसमें मुख्य इसका जो घटक है वो क्या है? तापमान है, यानी गर्म छड़ भी बोल सकते हैं अपने से। गर्म छड़ द्वारा तापमान कितना रखा अपन ने? 537 डिग्री सेल्सियस।
और समय कितना लिया अपन ने, 2 से 5 सेकंड। कितना लिया भाई, 2 से 5 सेकंड। अगली बात की अपन ने आरी द्वारा, आरी द्वारा काटेंगे तो ये किस में करेंगे अपने, बड़े पशुओं में। फिर अगली तीसरी विधि आई कास्टिक छड़ द्वारा। तीसरी विधि कौन सी आई, कास्टिक छड़ द्वारा, जिसे अपन ने क्या बोला, सबसे सर्वोत्तम एवं उत्तम विधि। क्या बोला भाई, सबसे सर्वोत्तम एवं उत्तम विधि। और उसके लिए जो रसायन अपन ने काम में लिया, वो रसायन कौन सा काम में लिया, KOH रसायन। कौन सा रसायन काम में लिया भाई, KOH रसायन। और इसके लिए जो उम्र है कास्टिक छड़ वाली के लिए, उसके लिए उम्र कितनी है, 1 से 2 सप्ताह या 7 से 15 दिन उम्र के जो पशु हैं उनके लिए क्या रहती है भाई, सर्वोत्तम रहती है। चलो इसके बाद में अगली शब्दावली की बात करते हैं, विनिंग। एक तो होता है विनिंग और एक होता है सकलिंग। दोनों को समझना भाई। एक तो क्या होता है विनिंग और एक क्या होता है सकलिंग। क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, क्योंकि ये जो विनिंग और जो ये सकलिंग शब्दावली है वो किससे संबंधित है, डेयरी से। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। यानी केवल ये किसमें करते हैं, मुख्यतः अपने दुधारू पशुओं में। किसमें करते हैं भाई, दुधारू पशुओं में। विनिंग का मतलब क्या होता है, विनिंग का मतलब होता है कि बछड़ों को मां से अलग रखकर, ध्यान रखना है इस बात का, बछड़ों को मां से अलग रखकर पालने की क्रिया, पालने की क्रिया क्या कहलाएगी भाई, विनिंग। क्या कहलाएगी, विनिंग। और ध्यान रखना है, विनिंग जो अपन कर रहे हैं वो विनिंग, इसमें जो बछड़ों को अपन मां से अलग रख रहे हैं, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के 24 से 48 घंटे में, कितने समय में भाई, 24 से 48 घंटे समय में अपन क्या करेंगे, उसे मां से अलग कर देंगे। ध्यान रखना, जितने भी जो बड़े बड़े सरकारी डेयरी फार्म है या बड़े कोई निजी डेयरी फार्म है, वहां पे इस क्रिया को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर बच्चा दूध लेगा मां से तो एक तो दूध उत्पादन में क्या होता है, फर्क पड़ता है, ठीक है। और एक ध्यान रखना, जो दूध की जो क्वालिटी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसे क्वालिटी और अधिक दूध उत्पादन के लिए जो बड़े बड़े सरकारी डेयरी फार्म है वो क्या कर देते हैं, विनिंग की क्रिया कर देते हैं, जिसकी परिभाषा हमने क्या देखी कि बछड़ों को मां से अलग रखकर पालने की जो क्रिया वो क्या कहलाएगी, विनिंग। लेकिन सकलिंग, सकलिंग इसकी क्या है, जस्ट उल्टी है। सकलिंग क्या है भाई, इसकी जस्ट उल्टी। यानी इसमें क्या करेंगे, जो अपन आम अपने घर पे करते हैं, अपने गांवों में करते हैं, वो क्रिया कौन सी है, सकलिंग। कौन सी क्रिया, सकलिंग। परिभाषा क्या होगी कि बछड़ों को मां के साथ रखकर पालना, बछड़ों को मां के साथ रखकर पालना। समझ में आ गई बात। अरे अलग रखेंगे तो क्या कहलाएगा, विनिंग। क्या कहलाएगा, विनिंग। और मां के साथ रखेंगे तो क्या कहलाएगा, सकलिंग। ये जो विनिंग की क्रिया है वो मुख्यतः किस उद्देश्य से करते हैं अपने, अधिक दूध उत्पादन के लिए। किस उद्देश्य से करते हैं अपने, अधिक दूध उत्पादन के लिए। सामान्यतः अपने ग्रामीण परिवेश में विनिंग की क्रिया अपन नहीं करते, केवल कहां करते हैं, सरकारी कोई बड़े डेयरी फार्म है या कोई निजी डेयरी फार्म है वहां पे, ठीक है। बाकी अपन तो कौन सी क्रिया करते हैं, सकलिंग क्रिया। कौन सी क्रिया करते हैं भाई, सकलिंग क्रिया। चलो आगे अगली शब्दावली की बात करें, ब्रॉयलर्स। अगली शब्दावली क्या आ रही है भाई, ब्रॉयलर्स। ध्यान रखना है, ब्रॉयलर्स और एक आएगा लेयर्स। एक तो है ब्रॉयलर्स और एक क्या है भाई, लेयर्स। दोनों में अंतर समझ लेना। जैसे अपन ने विनिंग और सकलिंग का समझा ना, ठीक वैसे ब्रॉयलर्स और लेयर्स। अगर ब्रॉयलर्स की बात करें तो ब्रॉयलर्स का मतलब होता है केवल क्या, कि अपने मांस उत्पादन के लिए, केवल मांस उत्पादन के लिए जो अपने मुर्गियों का पालन कर रहे हैं वो मुर्गियां क्या कहलाएगी, ब्रॉयलर्स। क्या कहलाएगी भाई, ब्रॉयलर्स। ध्यान रखना, जो ब्रॉयलर्स के लिए जो उम्र है वो उम्र कितनी रखी जाती है भाई, 6 से 8 सप्ताह। कितनी उम्र रखी जाती है, 6 से 8 सप्ताह है। यानी अपन जो मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियों का जो चयन करेंगे, जो ब्रॉयलर्स का जो सिलेक्शन करेंगे, उन ब्रॉयलर्स की उम्र कितनी होनी चाहिए,
6 से 8 सप्ताह है, या अगर दिन पूछ ले तो दिन का ध्यान रखना 40 से 50 दिन। कितने दिन हो जाएंगे भाई? 40 से 50 दिन। ठीक है बात। चलो ब्रॉयलर्स के बाद में अपन ने देखा लेयर्स। क्या देखा अपन ने? लेयर्स। लेयर्स का क्या होता है? केवल अंडे उत्पादन के लिए, केवल अंडे उत्पादन के लिए। अंतर समझ में आ रहा है क्या? एक तो है ब्रॉयलर्स और एक है लेयर्स। ब्रॉयलर्स तो केवल किसके लिए कर रहे हैं? अगर किसी मुर्गी को अपने केवल मांस उत्पादन के लिए पालन कर रहे हैं, मांस उत्पादन के लिए, तो वो मुर्गी क्या कहलाएगी? ब्रॉयलर्स। अगर उसी दूसरी मुर्गी को केवल अपने किसके लिए पालन कर रहे हैं? उसका अंडे उत्पादन के लिए, तो वो क्या कहलाएगी भाई? लेयर्स। क्या कहलाएगी? लेयर्स। ब्रॉयलर्स की उम्र अपन ने देखी 6 से 8 सप्ताह है, लेकिन अगर लेयर्स की बात करें तो लेयर्स में अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 4.5 माह बाद, कितने माह बाद? मुख्यतया मुर्गियां वो 4.5 माह बाद अंडे उत्पादन करना शुरू कर देती है। समझ में आ गई बात? तो 4.5 माह से अधिक उम्र की होगी उनके लिए वो किसके काम में आएगी? लेयर्स के काम में। दोनों का केवल ये शब्द ध्यान रखना है, केवल मांस मतलब ब्रॉयलर्स, केवल अंडा मतलब लेयर्स। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट की बात करें। अगला है, अगली शब्दावली है जिससे अपन अगर अपने ग्रामीण शब्दावली की बात करें तो ग्रामीण शब्दावली में तो अपन बोलते हैं पौसाना। ग्रामीण शब्दावली में तो अपन क्या बोलते हैं? इसे पौसाना। लेकिन अपने अगर एग्रीकल्चर की परिभाषा की बात शब्दावली की बात करें तो वो हो जाएगा मिल्क लेट डाउन। क्या हो जाएगा भाई? मिल्क लेट, मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन। समझ में आ गया? यानी पहुंचाने का मतलब क्या? दूध स्त्रावण की क्रिया। अरे उसी को बताना चाह रहा है ये कि दूध स्त्रावण की क्रिया वो क्या कहलाएगी? पहुंचाना या मिल्क लेट डाउन। यानी इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? आपसे ये नहीं पूछेगा कि पौसाना किसे कहते हैं, क्योंकि सारे ग्रामीण परिवेश से वो सब जानते हो। मिल्क लेट डाउन का मतलब क्या होता है? बछड़े को अपन छोड़ेंगे दूध निकालने से पहले, है क्यों छोड़ेंगे? ताकि दूध का जो स्त्रावण, जो स्त्रावण वो क्या हो जाए? शुरू हो जाए। लेकिन क्वेश्चन यहां से क्या पूछता है? यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना, पौसाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं अपने? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। पहुंचाने के लिए अपन कौन सा हार्मोन काम में लेंगे? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। ध्यान रखना है, ये जो ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है इसका प्रभाव केवल कितने समय के लिए रहता है भाई? 5 से 7 मिनट तक। यानी अगर अपन ने 5 से 7 मिनट तक अपने को जितना दूध निकालना उतना निकाल लिया तो ठीक है, नहीं तो इस हार्मोन का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इस हार्मोन का ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है, इसे अपन किसके काम में ले रहे हैं? पहुंचाने के, यानी दूध स्त्रावण के लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आपसे को पूछ ले कि दूध स्त्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? पूछ रहे नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट कर लेना कि दूध स्त्रावण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो ध्यान रखना कौन सा हार्मोन होगा भाई? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। और इस ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन का समय क्या होता है? 5 से 7 मिनट। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कोई दुग्ध स्त्रावण का कार्य कर रहा है तो कोई ना कोई हार्मोन है वो दूध को वापस खींचने का कार्य भी करेगा। तो वो कौन सा हार्मोन होगा भाई? एड्रिलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा? एड्रिलिन हार्मोन। एड्रिलिन हार्मोन। देखिए, जो एड्रिलिन हार्मोन है इसका काम क्या है? यह हार्मोन क्या करेगा? दूध को वापिस आयन में भेजने का कार्य करेगा। यानी दूध को वापिस आयन में भेजने का कार्य कौन सा हार्मोन करेगा भाई? एड्रिलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करेगा? एड्रिलिन हार्मोन। समझ में आ गई बात? दुग्ध स्त्रावण की बात करें तो उसके लिए तो कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। लेकिन दूध चढ़ाने की बात करें, अरे क्वेश्चन पूछा हुआ है सुपरवाइजर में
जेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दूध चढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो ध्यान रखना कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा, एड्रिलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा, एड्रिलिन हार्मोन। और ध्यान रखना है दूध चढ़ाने का जो सबसे ज्यादा कौन सा पशु कार्य करता है, वो करता है गाय। गाय क्या करती है, आपने देखा होगा कि जब अपन दूध निकालते हैं तो वो बीच में से क्या हो जाती है, सिक उड़ जाती है। तो बीच में से जब सिक उड़ती है इसका मतलब होता है कि वो दूध को वापस क्या कर रही है, चढ़ा रही है, यानी ऊपर वापस आयन की तरफ खींच रही है। समझ में आ गई बात। स्त्रावण के लिए अपने बात की ऑक्सीटोसिन, और चढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन की बात की अपने, एड्रिलिन। कौन से हार्मोन की बात की, एड्रिलिन। लेकिन एक और हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन भाई, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन किसका काम कर रहा है, दूध की मात्रा बढ़ाने का। ध्यान रखना स्त्रावण की बात करें ऑक्सीटोसिन, चढ़ाने की बात करें एड्रिलिन, और दूध मात्रा बढ़ाने की बात करें तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा भाई, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इस लेक्चर में अपन ने बात की जो पशुपालन विज्ञान है इसकी परिभाषा की बात की, इससे संबंधित शब्दावली की बात करी। ध्यान रखना है 101% इस लेक्चर में से आपको एक क्वेश्चन जरूर जेट के एग्जाम में मिलेगा। तो केयरफुली इसको एक बार दो बार जब तक समझ में नहीं आए तब तक बार बार देखना है। धन्यवाद।